ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इश्के साइंस। तो बच्चे, आज के इस क्लास में हम स्टडी करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस को एवोगैड्रोस लॉ भी कहा जाता है। क्लास +1 में सब्जेक्टिव एग्जाम्स में क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, और ये सिर्फ सब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि एवोगैड्रो हाइपोथेसिस से एक डायरेक्ट रिलेशन बनता है। उस डायरेक्ट रिलेशन को से आपको कम से कम 3 से लेकर 4 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो जो नीट के स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो आईआईटी जेई के स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं बता देना चाहता हूं कि जो आपका चैप्टर नंबर 5 है दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर क्लास +1 का, उसमें अगर आप जेईई के क्वेश्चन लगाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि एवोगैड्रो हाइपोथेसिस का डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट तरीके से यूज किया गया है, और जो फॉर्मूला डिराइव होगा वो आपको डायरेक्ट वहां पर चैप्टर नंबर 5 में यूसेज देखने को मिलेगी। तो ये जो वीडियो है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के ऊपर इसलिए नहीं इंपॉर्टेंट कि सब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्जेक्टिवली इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस वीडियो को चलो शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है अर्चित महाजन और ये आपका प्यारा सा चैनल इश्के साइंस। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, आज हमें पढ़ना है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के बारे में। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस को बच्चे बाद में एवोगैड्रो लॉ का नाम दे दिया गया, एवोगैड्रोस लॉ का नाम दे दिया गया। ठीक है, तो समझते हैं। देखिए, मैं एक बात तुम्हें इंटरेस्टिंग बता देना चाहता हूं। ज्यादा काम एवोगैड्रो ने इस हाइपोथेसिस में नहीं किया, ज्यादा काम एक बंदे ने किया जिसका नाम था बर्जिलियस। जितने भी तुम आप आज केमिकल सिंबल यूज करते हो जैसे सोडियम Na, आयरन Fe, तो इन्होंने ही बताया था कि अपन किसी भी केमिकल एटम को हम एक सिंबल दे देते हैं। तो बर्जिलियस पहला व्यक्ति था जिसने ये बताया था कि अपन किसी एटम को सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इन्होंने काफी काम किया था और इनके काम से ही एवोगैड्रो ने अपनी एवोगैड्रो हाइपोथेसिस दी, जो आगे जाकर बन गई एवोगैड्रोस लॉ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी अगर आपको पता है, मैंने कल ही उस पर वीडियो अपलोड की है, तो अगर आपने नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद मेक श्योर करो कि वो भी आप देख लो। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में पोस्टुलेट नंबर जो 5 होता है 4 होता है, वो ये बताता है एटम्स always combine in a whole number ratio। जो भी एटम्स होते हैं वो हमेशा होल नंबर रेशियो में कंबाइन करते हैं। क्या मतलब सर? बच्चे, ये मतलब है कि जैसे अपन H2O की बात करते हैं, यहां पर रेशियो क्या आएगी 2:1, मतलब 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम। सही है। इससे कंक्लूजन ये निकलती है कि एटम्स डू नॉट कंबाइन पार्शियली और फ्रैक्शनली। ये वाला पॉइंट हमें क्या समझाना चाह रहा है कि जो एटम्स हैं वो तो पूरे ही रिएक्ट करेगा। यहां तो एटम जैसे हाइड्रोजन का एटम है H2 2H2 प्लस O2 गिव्स टू 2H2O। अब यहां पर जो हाइड्रोजन है का एटम है वो तो पूरा ही रिएक्ट करेगा, या तो पूरा रिएक्ट करेगा या तो पूरा रिएक्ट नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि आधा हिस्सा हाइड्रोजन एटम का रिएक्ट कर गया ऑक्सीजन के साथ और आधा नहीं किया। तो ये होल नंबर रेशियो का मतलब है कि हमेशा नंबर्स आएंगे, फ्रैक्शंस नहीं आएंगी। तो यहां पर क्या, जब भी आप रेशियो लिखोगे डिफरेंट एटम्स की, तो यहां पर क्या आएगा, नंबर आएंगे, कोई फ्रैक्शन नहीं आएगी। तो जब भी एटम कंबाइन करते हैं तो वो किसमें कंबाइन करते हैं, एक होल नंबर रेशियो में। होल नंबर रेशियो का मतलब कि जो एटम्स हैं वो फ्रैक्शनली कंबाइन नहीं कर रहे, मतलब एटम्स पूरे ही कंबाइन करते हैं। या तो पूरे कंबाइन करेंगे या तो पूरे नहीं कंबाइन करेंगे। या तो एटम का एक एटम रिएक्ट करेगा या तो 2 एटम रिएक्ट करेंगे,
2.5 एटम कभी भी रिएक्ट नहीं कर सकता, 3.75 एटम कभी भी रिएक्ट नहीं कर सकता। तो ये समझाने की कोशिश की डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट नंबर 4 ने कि जो एटम्स होते हैं वो हमेशा होल नंबर रेशियो में कंबाइन करते हैं। ठीक है, कि पूरा रिएक्ट या तो पूरा रिएक्ट करेगा या तो पूरा रिएक्ट नहीं करेगा। आप ये नहीं कह सकते कि आधा हिस्सा उसका रिएक्ट कर गया, आधा हिस्सा उसका नहीं रिएक्ट किया, ऐसा नहीं होता। एटम या तो पूरा जाकर रिएक्ट करेगा या तो पूरा जाके नहीं रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो मतलब वैल्यूज कौन सी आ सकती हैं, या तो आपका एक एटम रिएक्ट करेगा, 2 एटम रिएक्ट करेंगे, 3, या तो कोई नहीं। तो हमेशा क्या रेशियो आएगी एटम्स की, एक होल नंबर रेशियो आएगी। ठीक है, 5th पॉइंट। अगला नेक्स्ट पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है वो है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, देखिए लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम गे लुसेक ने दिया था, और ये कहता है कि जो गैसेस होती हैं वो वॉल्यूम्स में रिएक्ट करती हैं। गैसेस रिएक्ट इन वॉल्यूम्स, मतलब गैसेस के मासेस, गैसेस को अगर स्टडी करना है तो उनको वॉल्यूम को स्टडी करना पड़ेगा, ना कि उनको मास को प्रेफरेंस देनी। तो गैसेस हमेशा वॉल्यूम्स में रिएक्ट करती हैं, एंड वॉल्यूमेट्रिक रेशियो ऑफ रिएक्टिंग गैसेस एंड प्रोडक्ट इज अ होल नंबर रेशियो। ध्यान से समझिएगा क्या मैं बात करना चाह रहा हूं, इस एग्जांपल से समझते हैं। हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस गिव्स टू 2 HCl, और ये भी HCl भी गैस के फॉर्म में ही आई है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस यूज की। 1 वॉल्यूम मतलब एक, मान लीजिए आपके पास कंटेनर है, तो आपने एक कंटेनर हाइड्रोजन गैस ली, दूसरी उसी ऐसे ही कंटेनर में, बिल्कुल आइडेंटिकल कंटेनर में क्लोरीन गैस ली। तो एक वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस का, एक वॉल्यूम क्लोरीन गैस का प्रोड्यूस करते हैं 2 वॉल्यूम HCl गैस। तो यहां पर क्या हमें गे लुसेक सिखाना चाहता है कि पहला पॉइंट, गैसेस हमेशा होल नंबर रेशियो में कंबाइन करेंगी, और दूसरा पॉइंट जो हमें वो सिखाना चाहता है वो ये है कि गैसेस भी एटम्स की तरह बिहेव करती हैं, जैसे कि पूरी गैस या तो पूरी गैस रिएक्ट करेगी या तो पूरी गैस रिएक्ट नहीं करेगी। जैसे अभी इनकी रेशियो लें तो ये आएगी 1:1:2। ठीक है, मतलब गैस पूरा, जैसे आपने कंटेनर लिया, उस कंटेनर में से ऐसा नहीं होगा कि आधी गैस रिएक्ट की आधी गैस रिएक्ट नहीं की। तो गे लुसेक समझाना चाहता है या तो एक पूरा कंटेनर गैस का रिएक्ट करेगा, या तो 2 कंटेनर गैस के रिएक्ट करेंगे, या तो 3 कंटेनर गैस के रिएक्ट करेंगे। 1.5, 2.75, 2.75, 3.78 वॉल्यूम कभी भी रिएक्ट नहीं होता गैस का। ये अकॉर्डिंग टू गे लुसेक है। आगे जाके कुछ और चेंजेस आएंगे, वो आपको मैं बता दूंगा। तो हमें समझ आ गया कि जो एटम्स होते हैं और जो गैसेस होती हैं हमेशा होल नंबर रेशियो में कंबाइन करती हैं, या तो ये एक पूरा रिएक्ट करेंगी या तो रिएक्ट नहीं करेंगी, या तो फ्रैक्शनली तो ये कभी रिएक्ट नहीं करेंगे। तो ये दोनों पॉइंट्स उसने समझ लिए, किसने, बर्जेलियस ने। तो बर्जेलियस ने क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने की कोशिश की। तो बर्जेलियस कोरिलेट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का 4th पोस्टुलेट और लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को उसने कोरिलेट करने की कोशिश की। Berzelius correlate the Dalton's atomic theory and law of gaseous volume। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके उसने एक कंसेप्ट दिया जिसे हम कहते हैं बर्जेलियस हाइपोथेसिस। बर्जेलियस हाइपोथेसिस। तो इन दोनों को कंबाइन करके उसने एक कंसेप्ट दिया जिसे हमने क्या कहा, बर्जेलियस हाइपोथेसिस। तो अभी तो अगर इतना नोट करना है, इतना समझ आ गई है, आगे मैं बर्जेलियस हाइपोथेसिस पढ़ाऊंगा, तो इतना पहले नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लो। तो बच्चे अभी समझते हैं बर्जेलियस हाइपोथेसिस को। बर्जेलियस का कहना था कि अगर गैसेस जो हैं
वो होल नंबर रेशियो में रिएक्ट कर रही हैं, और जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो भी होल नंबर रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों का काफी एक कोई ना कोई रिलेशन होगा। तो उसने एक स्टेटमेंट कही जिसे हम आज कहते हैं बर्जीलियस हाइपोथेसिस। उसने कहा इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस contain equal number of atoms despite of nature of gas। ध्यान से समझिएगा क्या कहा उन्होंने। जैसे उसने कहा कि आपके पास हाइड्रोजन गैस है, आपके पास क्लोरीन गैस है, और आपसे क्या पैदा हो रही है 2HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। तो आपने एक कंटेनर लिया, 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस, 1 वॉल्यूम क्लोरीन गैस। तो यहाँ पर आपने कंटेनर्स कंसिडर किए हैं, तो दोनों सेम कंटेनर है। जब सेम इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस, जब भी गैसेस के वॉल्यूम बराबर हो जाएगा तो उनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स बराबर हो जाएंगे, ये कहना था बर्जीलियस का। उसने कहा इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स डिस्पाइट ऑफ द नेचर ऑफ गैस। ये मैटर नहीं करता कौन सी गैस है, अगर आप हर गैस का वॉल्यूम, दुनिया में जितनी गैसेस हैं अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस, उसका वॉल्यूम अगर आप बराबर कर दो, सभी का एक ही कंटेनर में बंद कर दो, तो उन सभी कंटेनर में नंबर ऑफ एटम्स बराबर होंगे अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस। ये इन्होंने पॉइंट रखा, लेकिन ये पॉइंट इनका गलत प्रूव हो गया। कैसे, अभी समझते हैं। इन्होंने कहा एक वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस एक वॉल्यूम क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करेगी ताकि 2 वॉल्यूम HCl कंपाउंड बन जाए। ठीक है, सिंपल सी बात थी। इन्होंने कहा कि अगर यहां पर वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, सेम। तो यहां पर नंबर n, लेट n बी द एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो n अगर हाइड्रोजन के एटम है तो n एटम्स ऑफ क्लोरीन यहां पर भी एग्जिस्ट करते होंगे, और n एटम्स और n एटम जुड़ के 2n एटम्स 2n एटम जुड़ रहे हैं, ताकि देन 2n एटम्स कंबाइन टू फॉर्म HCl कंपाउंड, टू फॉर्म HCl कंपाउंड। सही, बड़ी सिंपल सी बात कही इन्होंने कि अगर वॉल्यूम बराबर थे तो नंबर ऑफ एटम्स भी क्या थे, बराबर, और ये दोनों नंबर ऑफ एटम्स जुड़ के 2n एटम्स बना रहे होंगे। इतनी बात तो सही थी। तो एक साइंटिस्ट ने कहा कि डिवाइड कर दो 2n ऑन बोथ साइड, बोथ साइड्स 2n को डिवाइड कर दो। अभी जब n 2n से डिवाइड होगा तो यहां पर बचेगा 1/2 एटम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1/2 एटम ऑफ क्लोरीन gives to 1 atom, gives to 1 atom, ठीक है, gives to 1 atom of HCl कंपाउंड। देखो हाइड्रोजन और एक कहते हैं एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा, एक क्लोरीन एटम जुड़ा, और देखो आधा कहते हैं हाइड्रोजन एटम जुड़ा होगा, आधा क्लोरीन एटम जुड़ा होगा, तभी इन दोनों ने आधा आधा, आधा हाइड्रोजन आधा क्लोरीन दोनों जुड़ के एक एटम बनाया किस कंपाउंड का, HCl कंपाउंड का, अकॉर्डिंग टू दिस। पर यहां पर तो ये थ्योरी गलत हो गई, क्योंकि ये थ्योरी का बेस ही क्या था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहती थी आधा एटम पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा रिएक्शन में, आधा एटम कभी कंबाइन करता ही नहीं है, फ्रैक्शन में एटम्स एग्जिस्ट करते ही नहीं है। तो यहां से ठीक है, दिस चैलेंजेस डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को चैलेंज किया, ठीक है, और जब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी चैलेंज हुई, जो कि गलत बात थी, सो बर्जीलियस हाइपोथेसिस वाज नेग्लेक्टेड, बर्जीलियस हाइपोथेसिस वाज नेग्लेक्टेड। अभी बर्जीलियस का स्टूडेंट था एवोगैड्रो। बर्जीलियस की वर्क को काफी अच्छी तरह से स्टडी करने के बाद एवोगैड्रो ने अपनी हाइपोथेसिस दी जो कि सही थी, और उसे हम कहते हैं एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। पहली लाइन सेम रहेगी, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ, जहां पर एटम्स लिखा है वहां पर एवोगैड्रो ने एक कंसेप्ट दिया हमें
मॉलिक्यूल्स का, उसने हमें कंसेप्ट दिया मॉलिक्यूल्स का। तो यहाँ पर आप पहले इतना नोट करिए, फिर मैं आपको एवोगैड्रो हाइपोथेसिस भी सिखाऊंगा। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टडी करते हैं एवोगैड्रो हाइपोथेसिस और एवोगैड्रो लॉ को। उसने कहा कि पहले एक कंसेप्ट समझिए। उसने कहा कि एटम्स डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। एटम्स आर अनएबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये उसने नहीं समझाया कि क्यों नहीं इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पाते, लेकिन इतनी उसने बात कही कि अगर मान लेते हैं कि एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, तो एटम्स डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। दे फॉर्म अ ग्रुप विच कैन एग्जिस्ट। ये एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। इंडिपेंडेंटली, उस ग्रुप का नाम रखा दे फॉर्म अ ग्रुप विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। दिस ग्रुप इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। तो एवोगैड्रो पहला बंदा था जिसने डिस्टिंक्शन बताई थी एक एटम और मॉलिक्यूल में। तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। तो इन्होंने कहा कि एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाते, लेकिन वो ग्रुप बना लेते हैं। वो ग्रुप बनाते हैं जब, तो उस ग्रुप को मॉलिक्यूल कहा जाता है। अब जो मेन स्टेटमेंट थी एवोगैड्रो हाइपोथेसिस की, उसको लिखते हैं। इन्होंने कहा इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस। अगर हर गैस का वॉल्यूम आप सेम कर देते हो, तो इट विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नॉट एटम। मॉलिक्यूल्स सेम रहेंगे, एटम्स सेम नहीं होंगे। इट विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिस्पाइट ऑफ नेचर ऑफ गैस। नेचर डिस्पाइट ऑफ, ये डिपेंड नहीं करता आप कौन सी गैस यूज करें, नेचर ऑफ गैस। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन थी और इसे हम एवोगैड्रो लॉ कहते हैं कि अगर आप दो कंटेनर लेते हो, एक में आप हाइड्रोजन भर देते हो, दूसरे में ऑक्सीजन भर देते हो, तो इन दोनों के मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सेम, नॉट एटम्स। तो देखिए वो कैसे इसने प्रूव किया। जो पिछली कॉन्ट्राडिक्शन आ रही थी, जो एटम्स हाफ हो रहे थे, वो उसने समझाया हमें। देखिए यहां पर उन्होंने कहा कि मेरे पास 1 वॉल्यूम है हाइड्रोजन गैस का, 1 वॉल्यूम है क्लोरीन गैस का, और ये पैदा कर रहे होंगे 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। अभी वॉल्यूम सेम है, तो इसमें n मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे और यहां पर n मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन गैस होंगे, ताकि n मॉलिक्यूल्स 2n मॉलिक्यूल्स दे सकें हाइड्रोजन क्लोराइड के, 2n मॉलिक्यूल दे सकें हाइड्रोजन क्लोराइड के। अभी n मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के, n मॉलिक्यूल्स क्लोरीन के दे रहे हैं 2n मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। अभी वही करेंगे, डिवाइड 2n ऑन बोथ साइड्स। अगर दोनों तरफ 2n डिवाइड कर दिया जाए तो यहां पर आएगा, तो 2n मॉलिक्यूल्स को आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अभी देखिए 2n, यहां पर बचेगा 1/2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन प्लस हाफ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन गिव्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl। तो इन्होंने कहा हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। हाफ मॉलिक्यूल मतलब ग्रुप ऑफ एटम। हाइड्रोजन के कौन से एटम होते हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एटम्स एक मॉलिक्यूल बनाता है, तो आधा मॉलिक्यूल किसके बराबर होगा, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। आधा मॉलिक्यूल किसके बराबर होगा, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। और उसने कहा आधा मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, तो 2 क्लोरीन मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, 2 क्लोरीन एटम्स मिलके
एक क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन एटम अकेला एग्जिस्ट कर नहीं सकता, तो क्लोरीन एटम, 2 क्लोरीन एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो आधा क्लोरीन एटम एक एटम ऑफ क्लोरीन के बराबर होगा। और यहां पर उन्होंने कहा एक मॉलिक्यूल ऑफ HCl, तो यहां पर एक मॉलिक्यूल HCl मतलब एक मॉलिक्यूल HCl मतलब 1 HCl बन गया। तो वो ये तो बात सही है कि आप एक हाइड्रोजन एटम और एक क्लोरीन एटम को कंबाइन करते हो तो यहां पर एक हाइड्रोजन क्लोराइड का मॉलिक्यूल बन जाएगा। एक हाइड्रोजन एटम एक क्लोरीन एटम को आपने कंबाइन किया तो यहां पर एक हाइड्रोजन क्लोराइड, क्योंकि ग्रुप बन गया तो मॉलिक्यूल आ गया, एक हाइड्रोजन क्लोराइड का मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो मतलब समझ आया कि यहां पर देखो एटम फ्रैक्शन में नहीं आया। पिछली बार बर्जीलियस हाइपोथेसिस से कर रहे थे, एटम फ्रैक्शन में आ जाता था, एटम कभी फ्रैक्शन में आ ही नहीं सकता। पर यहीं पर यही तो ब्यूटी है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस की, कि एवोगैड्रो ने सपोज कर लिया कि एटम्स नहीं डायरेक्टली रिएक्ट करते, मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं। तो एटम्स नहीं रिएक्ट करते, उसने कहा हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब H2 और उसका आधा H, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। और यहां पर 1/2 हाफ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, तो मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन मतलब ग्रुप होगा, Cl2 ग्रुप है, उसका आधा तो मतलब एक क्लोरीन एटम। अभी एक क्लोरीन एटम और एक हाइड्रोजन एटम मिलके एक मॉलिक्यूल देते हैं HCl का। तो यहां से हमें समझ लगी कि एवोगैड्रो हाइपोथेसिस बिल्कुल ही करेक्ट है, जो हमें ये बताती है कि अगर हमने गैसेस के वॉल्यूम इक्वल कर दिए, जैसे मेरे पास है SO2, SO3, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर SO2, SO3, NO2, ये 3 गैसेस मैंने ले ली। अभी इन तीनों को मैंने एक सिमिलर आइडेंटिकल कंटेनर्स, 3 डिफरेंट आइडेंटिकल कंटेनर्स में भर दिया, तो हम ये बात कह सकते हैं कि अगर वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे, ना कि नंबर ऑफ एटम। मतलब ग्रुप, नंबर ऑफ ग्रुप्स सेम होंगे, नंबर ऑफ ग्रुप सेम होंगे, नंबर ऑफ एटम सेम नहीं होंगे। तो यहां पर प्रूव हो गया, क्योंकि यहां पर एटम फ्रैक्शन में नहीं आया। तो मेरे को लगता है तुम्हें इतनी बात समझ लगी होगी। अभी आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन चलते हैं एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की तरफ जो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस से डिराइव किया जाता है। तो देखिए, अभी हमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस पढ़ना है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस का। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस एवोगैड्रो हाइपोथेसिस का ये है, मतलब कॉन्सिक्वेंस मतलब रिजल्ट, ठीक है, एप्लीकेशन कहाँ है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस की। तो हम यहां पर ये लिख सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी। तो अभी हम ढूंढने जा रहे हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड यू मस्ट स्टडी इट। इससे से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट में और जेई में। तो देखिए, पहले आप मेरी इंपॉर्टेंट बात याद रखिए कि एवोगैड्रो लॉ को अप्लाई करने के लिए हमें टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स रखना होता है। तो इन ऑर्डर टू अप्लाई एवोगैड्रोज लॉ, टेम्परेचर and pressure condition must remain constant, must remain constant। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। ऐसे ही हमने एक टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन को कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। इसमें क्या होता है बच्चे, आपका जो टेम्परेचर है वो वहां पर रखना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर को आपको रखना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम 273.15 केल्विन भी कह सकते हैं। इतना आपको टेम्परेचर रखना होता है। और आपका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम आपको रखना होता है दैट इज, आपको वॉल्यूम रखना, वॉल्यूम नहीं, प्रेशर रखना होता है आपको 1 एटमॉस्फेयर के बराबर, जिसे हम अगर मिलीमीटर ऑफ मरकरी में नापते हैं तो
ऐसे 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो ये आपको कंडीशन याद रखनी है कि एवोगैड्रो लॉ तभी वैलिड होता है जब आपके टेम्परेचर और प्रेशर इक्वल है। और एक स्टैंडर्ड कंडीशन हमने बनाई हुई है, उसे हम कहते हैं एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। अभी चलते हैं हमारे रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी पे। तो सबसे पहले समझो वेपर डेंसिटी होती क्या है। वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस, वेपर डेंसिटी बेसिकली रेशियो है बच्चे, डेंसिटी को कंपेयर कराया गया है डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर आप देखना चाहते हो कि एक पर्टिकुलर गैस कितनी डेंस है कंपैरेटिव टू दैट ऑफ हाइड्रोजन गैस, उसे हम कहते हैं वेपर डेंसिटी। तो हमें समझ आया कि वेपर डेंसिटी क्या होती है कि एक पर्टिकुलर गैस की डेंसिटी कितने गुना ज्यादा है या कम है हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी के कंपैरेटिव, उसे हम कहते हैं वेपर डेंसिटी। अभी आपने समझ लिया वेपर डेंसिटी। और डेंसिटी का मेरे को लगता है कि आप +1 में हो चुके हो और आपने पहला चैप्टर फिजिक्स का पढ़ लिया हुआ है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता होगा, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस एट एसटीपी आप रखें तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन लगाई है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ गैस, मास ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस। तो अगर वॉल्यूम ऑफ गैस जो है बराबर हो जाए वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन के, मतलब दोनों सेम कंटेनर में पड़े हों, दोनों क्या हो सेम कंटेनर में, तो ये वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा इससे। तो हमारा जो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला है वो हो जाएगा मास ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी। ये सिंपल सी बात थी, मैंने कहा वॉल्यूम बराबर कर दे तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा। अभी देखिए मास ऑफ गैस को आप ऐसे भी डिपिक्ट कर सकते हो कि अगर मास ऑफ गैस है क्या, जितने उसके मॉलिक्यूल्स होंगे, एक जितने उनके मॉलिक्यूल का भार होगा उतने मास का मास ऑफ गैस होगा, है ना। थोड़ा कंफ्यूजन आ गई थी। तो मास ऑफ गैस किसके बराबर होगा, मैंने कहा मास ऑफ गैस एट एसटीपी किसके बराबर होगा, मास ऑफ जितने उसमें मॉलिक्यूल हैं, मान लें n मॉलिक्यूल है तो मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, ठीक है। और यहां पर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना होगा, क्योंकि हमने अभी वॉल्यूम सेम किए तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग वॉल्यूम सेम है तो नंबर भी सेम होने चाहिए मॉलिक्यूल्स के। तो अगर इसमें n मॉलिक्यूल्स हैं तो इसमें भी कितने, हाइड्रोजन गैस में भी कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, n ही होंगे। तो मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है भाई, इतना हमने समझ लिया। अभी n मॉलिक्यूल्स का मास किसके बराबर होगा, n टाइम्स, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का मास तो एक पर्टिकुलर होगा, तो n मॉलिक्यूल्स हैं तो n टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं n टाइम्स मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस अपॉन, इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है n टाइम्स मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस। ऐसे लिख दिया मैंने, सही है, समझ आ गया सर। तो n से n कैंसिल हो जाएगा और यहां पर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2 होता है और ये हम डिराइव क्या कर रहे हैं, वेपर डेंसिटी। तो ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास। तो ये जो बच्चे रिलेशन आया है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है और ये काफी क्वेश्चंस में यूज होगा। ये आपको विजिबल है, हाँ ये आपको विजिबल है। तो मैं क्या कह रहा था कि शुरू फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ आपको। वेपर डेंसिटी का मतलब होता है कि जो गैस है वो कितने ज़्यादा डेंस है, कितनी कंपैरेटिव टू हाइड्रोजन गैस उसकी डेंसिटी कितनी ज़्यादा है। तो डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस इसका फॉर्मूला बन जाएगा। और
डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस, मास ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस। अभी अगर दोनों का वॉल्यूम बराबर कर दिया तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया। अभी यहाँ पर आ जाएगा मास ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी। अभी मास गैस का किसके कारण आएगा? मॉलिक्यूल्स के कारण। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल उतना मास। तो मैंने मान लिया कि ऊपर वाली गैस में n मॉलिक्यूल्स हैं, तो मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ही मास गैस का मास बनाएंगे। और मास ऑफ हाइड्रोजन गैस, मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, दोनों में n क्यों लिया? क्योंकि एवोगैड्रो हाइपोथेसिस हमें कहती ये है कि अगर गैसेस का वॉल्यूम सेम था तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। तो इसमें भी n मॉलिक्यूल्स है और इसमें भी n मॉलिक्यूल्स। अभी आपको पता है कि आपको अगर एक मॉलिक्यूल का भार पता है तो उसको n से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरी गैस का भार आ जाएगा। तो मैंने कहा n मॉलिक्यूल्स का भार निकालना है तो आप एक का निकाल दीजिए, उसको n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, n इंटू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, और नीचे भी ऐसे आ जाएगा n इंटू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस। n से n कट जाएगा। आपको पता है एक मॉलिक्यूल के मास को कहते हैं मॉलिक्यूलर मास, तो हमने यहाँ पर लिख लिया मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस हमें पता है 2 होता है। तो ये हम किसकी डेरिवेशन कर रहे हैं? ये तो वेपर डेंसिटी चल रही है इधर। तो वेपर डेंसिटी इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस अपॉन 2। तो 2 मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ वेपर डेंसिटी। तो आपको ये याद रखना है रिलेशन। इसको आगे मैं क्वेश्चंस में भी आपको यूज करवाऊंगा, इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी अपन सेकंड एप्लीकेशन पे चलते हैं। जो सेकंड एप्लीकेशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे हम कहते हैं जीएमवी लॉ। जीएमवी लॉ क्या होता है? ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम लॉ। तो जीएमवी लॉ क्या है? ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम लॉ। और इसको हम स्टडी करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो वेपर डेंसिटी है वो ट्वाइस है, ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास। तो जो मॉलिक्यूलर मास है वो डबल है वेपर डेंसिटी के। अभी जो वेपर डेंसिटी है वो बेसिकली है क्या? अभी पीछे पड़ा मास ऑफ वॉल्यूम, मास ऑफ अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस किसी गैस को किसी कंटेनर में लिया, उस कंटेनर का जो मास है, कंटेनर का नहीं, जो गैस का मास था, तो बेसिकली वो वॉल्यूम का मास था। तो मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ अ गैस अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी। दोनों कहां पर होने चाहिए? एसटीपी पे। यहां पर हमारा कौन चल रहा है? मॉलिक्यूलर मास। तो हमें समझ आया कि मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर है? ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी। और वेपर डेंसिटी को मैंने आपको पहले पढ़ा के आया हूं कि वेपर डेंसिटी को डेंसिटी अपॉन डेंसिटी लिख देंगे, फिर उसको डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम लिख देंगे। वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं मास ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी। अभी देखो, जो वॉल्यूम है अगर मैं 1 लीटर कर दूं तो यहां पर मैं क्या कर दिया? मैंने मास ऑफ 1 लीटर गैस, मैंने कितना वॉल्यूम ले लिया? 1 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन मास ऑफ 1 लीटर गैस एट एसटीपी। क्योंकि वॉल्यूम तो मैं जितना मर्जी ले सकता हूं, वो तो मेरे हाथ में है कि मैं कितना वॉल्यूम यूज करूं। तो यहां पर आ गया मॉलिक्यूलर मास। ठीक है भाई। अभी यहां पर देखिए, ध्यान से देखिएगा कि 1 लीटर गैस, हाइड्रोजन गैस, यहां पर H2 गैस आना है। 1 लीटर जो हाइड्रोजन गैस होती है उसका भार होता है 0.089 ग्राम। 1 लीटर हाइड्रोजन गैस का भार होता है 0.89 के 0.89, ये वाली वैल्यू मेरे को चेक करनी पड़ेगी। तो ये होता है, हाँ जी, 0.089 ग्राम। और यहां पर कितना आएगा? मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास। अब यहां पर अगर मैं 2 से 0.089 को डिवाइड करा दूं तो मास ऑफ 1 लीटर गैस एट एसटीपी, इसको हमने डिवाइड कराया तो हमारे पास वैल्यू आई 22.4।
हमारे पास वैल्यू क्या आई 22.4 इंटू मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट STP इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास। अब ये 22.4 लीटर है, 1 लीटर गैस ली है ना, मास ऑफ 1 लीटर, तो उसको मल्टीप्लाई कर दें तो 20 मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ गैस एट STP इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास। तो ये थी ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम लॉ की। पहले आपने क्या करना है, मैं अभी आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास। वेपर डेंसिटी बेसिकली है क्या, डेंसिटी इसकी रेशियो, डेंसिटी इसकी अगर रेशियो है तो डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम, ऊपर भी न्यूमिनेटर में भी लिख लेंगे, नीचे डिनोमिनेटर भी लिख लेंगे। वॉल्यूम सेम हो जाएगा तो मास की रेशियो आ जाएगी। तो मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस, कोई भी वॉल्यूम आप मान सकते हो, उतना ही आपको वॉल्यूम मानना है उस हाइड्रोजन गैस का। तो मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस, मास ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP। मैंने वॉल्यूम मान लिया 1 लीटर, हाइड्रो गैस का भी 1 लीटर मान लिया और हाइड्रोजन गैस का भी मैंने 1 लीटर वॉल्यूम मान लिया। अभी जो 1 लीटर हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम है उसका जो मास आता है वो आता है 0.089 ग्राम्स। तो इन दोनों को मैंने डिवाइड करवा दिया तो यहाँ पर मेरे को वैल्यू मिली 22.4 और यहाँ पर ऊपर क्या चल रहा था, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस। तो जब ये आपका 1 लीटर का भार है उसको 22.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मास मिल जाएगा 22.4 लीटर गैस का। तो मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ गैस किसके बराबर होता है, मॉलिक्यूलर मास। यही है ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम लॉ। ये कहता क्या है कि मॉलिक्यूलर मास किसी भी गैस का वो किसके बराबर होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी गैस इक्वल्स टू 22.4 लीटर ऑफ दैट गैस एट STP। अगर आपको किसी गैस का मॉलिक्यूलर मास जानना है तो आप क्या कीजिए, 22.4 लीटर गैस वो वाली ले आइए और उसको आप STP में मेजर करेंगे। जब आप STP में मेजर करेंगे उसका जो वेट शो होगा वही उसका मॉलिक्यूलर मास होगा। तो यही है ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम लॉ कि अगर आप कभी भी किसी गैस का मॉलिक्यूलर मास मेजर करना चाहते हो विदाउट, आपको फॉर्मूला नहीं पता, ऐसे रैंडम कोई गैस है ना, मैंने कहा इस कमरे में कोई गैस भरी पड़ी है, एक ही गैस है, अभी उस गैस को मैंने इकट्ठा किया और मेरे को उसका मॉलिक्यूलर मास चाहिए। अभी मेरे को फॉर्मूला तो उस गैस का पता नहीं है, तो मैंने क्या किया, उसको मैंने 22.4 लीटर जो है उस कंटेनर में रख दिया जिसका वॉल्यूम 22.4 लीटर है और उस कंटेनर को STP पे सारा टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन सेट कर दी। अभी उसका जो मास आएगा दैट मास इज सेड टू बी द मॉलिक्यूलर मास। तो हमने क्या किया कि कोई भी आपके पास रैंडम गैस है, तो मेरे को नहीं पता, लेट गैस है X, सही है, उस X के अगर मैं 22.4 लीटर ऑफ X ले लूं एट STP तो जो इसका मास आएगा, मास यही मॉलिक्यूलर मास होगा X का। तो यहां से हमने बहुत सारी डिफरेंट गैसेस जिनके हमें केमिकल फॉर्मूला पता ही नहीं थे उनके भी हमने मॉलिक्यूलर मास केमिस्ट्री में ऐसे ही मेजर किए हुए हैं कि हम कभी उनके 22.4 लीटर उस गैस के लेते थे और उसको STP कंडीशन प्रोवाइड करते थे। जब STP कंडीशन प्रोवाइड करने के बाद उनका वेट मेजर किया जाता था उस गैस के 22.4 लीटर का, उसी मास को हमने मॉलिक्यूलर मास कहा गया। बाद में उसमें उस गैस का जाकर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में मिल भी गया तो हमने देखा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से भी जब हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो वो तो सेम ही आता है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, सिंपल आपको स्टेटमेंट लिखनी है, इट स्टेट्स दैट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस इज इक्वल टू 22 मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ दैट गैस एट STP। जब भी आपको किसी मॉलिक्यूलर मास चाहिए किसी गैस का तो आप उस गैस के 22.4 लीटर का मास निकाल दीजिए STP पे मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पे, तो आपको मिल जाएगा मॉलिक्यूलर मास। तो ये थी सेकंड एप्लीकेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, मेरे हिसाब से तुम्हें ये समझ लगी है। तो मैंने एवोगैड्रो हाइपोथेसिस तुम्हें काफ़ी डिटेल में कवर करवा दिया। इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो आएंगे मोल कंसेप्ट के अंदर, तो ये टॉपिक को आप भूलना मत। तब मैं कहूँगा कि मैंने इस पर एक वीडियो बना दी हुई है ऑलरेडी, तो आप बात देखाइए जाके। लेकिन अगर आपने देख ली तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, मैंने इसको काफ़ी डिटेल में कवर करा दिया है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस को। इसको मैं यूज़ करूँगा मोल कंसेप्ट के अंदर।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ आया कि हाँ भी एवोगैड्रो हाइपोथेसिस होती क्या है, कैसे वेपर डेंसिटी का मॉलिक्यूलर मास से रिलेशन निकलता है और कैसे किसी गैस का विदाउट नोइंग इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हमें रिलेशन चाहिए तो क्या करना होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम लॉ लगाना होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ आई तो प्लीज़ लाइक, और वीडियो आप वीडियो देख लेते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।